Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadvani and today we'll be studying the one shot revision of ISC Rhapsody for class 12 ISC for their 2026 examinations, जिसमें हम इस जितने भी पोएम्स हैं आपके सिलेबस में उनकी थोड़ी बहुत समरी, बुलेट पॉइंट्स का रिवीजन, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स एंड वेल एज द थीम्स वी विल स्टडी टुडे. ठीक, की कोड्स विल बी डन सेपरेटली बिकॉज वहाँ पर आपको हर एक कोड को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ दोज थिंग्स आर टू बी डन एंड देन विल बी स्टडिंग MCQs ऑल्सो. MCQs, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, एवरीथिंग विल बी टेकन अप. ठीक, तो दिस इज़ अ वन शॉट रिविजन फॉर ISC पोइट्री सेक्शन. इसके बाद प्रोज एंड मैकबेथ विल ऑल्सो बी डन. मैकबेथ की एक पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है. ये जितने भी स्टोरीज एंड पोएम्स हैं ये हमने सेपरेटली एक्सप्लेन करके रखी हुई है. यू वॉन्ट टू स्टडी दैट. वो पूरी फुर्सत वाले जो वीडियोज़ होते हैं कि यू नेवर नो कि जब भी MCQs होते हैं तो क्या उसमें पूछ लिया जाएगा. तो फॉर दोज आपको वो जो डिटेल्ड वीडियोज़ हैं इसके, दैट यू शुड सी इफ़ यू हैव नो आइडिया रिगार्डिंग द स्पेसिफिक पोएम. दैट इज़ अ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए हर पोएम का. ओनली देन इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू. ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेलीफोन कॉन्वर्सेशन. दैट इज़ अ पोएम गिवन बाय वोल्सोइंका. टेलीफोन कॉन्वर्सेशन, दैट वॉज हिज 1963 पोएम, इज़ अ पावरफुल सेटायरिकल पोएम. जिस सेटायरिकल इन द सेंस कि जो पोएट है यहाँ पर वो आयरनी के फॉर्म में, सेटायर के फॉर्म में एक पर्सन को क्रिटिसाइज कर रहा होता है. एंड दिस इज़ द मीन्स एक्सपोजिंग द वेस्टर्न रेसिज्म थ्रू अ टेंस विटी फ़ोन कॉल. वहाँ पर ये जो पर्सन है वो क्या करता है, वो कॉल करता है किसी एक दूसरे लैंड लेडी को, सो दैट ही वॉन्ट्स टू आस्क फॉर रेंटिंग एन अपार्टमेंट, जिसको एक अपार्टमेंट किराए पर चाहिए होता है. एंड द लेडी मीन्स वॉज बिहेविंग, शी वॉज आस्किंग द क्वेश्चंस in terms of racism, that how dark are you, ठीक, what is your skin color. तो यही जो पोएम है that highlights the absurdity of the prejudice when an African seeking a housing confronts a British landlady. तो यहाँ पर वो चीज़ पूरी सिचुएशन दिखाई गई है जहाँ पर एक अफ्रीकन जिसको घर चाहिए होता है वो कन्फ्रंट करता है ऑन अ टेलीफोन कॉल विद द लैंड लेडी who is obsessed with his skin shade. जिसको ये नहीं समझ में आता, मतलब जिसको she was not liking the, she was asking the skin color, how dark are you, very light or dark. तो and this tells about कि she was very much concerned about the skin color. The dialogue shifts from polite to absurd, mocking her ignorance and highlighting the colonial era discrimination. ओके, अब ये जो पोएम है उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स रिविजन वी विल डू रिगार्डिंग द स्मॉल डिटेल्स जो उसके समरी के पार्ट है. ठीक, द प्लॉट. द स्पीकर टॉक्स ऑन अ टेलीफोन टू अ पोटेंशियल लैंड लेडी. कि हो सकता है कि वो जो स्पीकर जिससे बात कर रहा है टेलीफोन पर वो हो सकता है रेंट पर हाउस दे. तो दैट इज़ पोटेंशियल, मे और मे नॉट बी हैपनिंग. होपिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट और अ रूम. स्पीकर फाइंड्स अ रेंट रीजनेबल. स्पीकर को लगा कि जो रेंट दिया जाए, मतलब लैंड लेडी के पास जो घर वो किराए पर उठाना चाहती है वो रीजनेबल उसका रेंट है. लोकेशन भी सही ठीक ठाक है. द ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट ही इज़ एन अफ्रीकन. तो लेडी एंड ही हिमसेल्फ मेंशंस दैट ही इज़ एन अफ्रीकन. लेडी इज़ इमीडिएटली प्रिजुडाइज्ड. अब लेडी इमीडिएटली उसका जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाता है व्हेन द स्पीकर says against the speaker when she hears that he is an African, and she bluntly asks कि how dark is he. स्पीकर कंफ्यूज हो जाता है, शॉक हो जाता है कि मतलब वो दोबारा से पूछता है कि क्लैरिफिकेशन के लिए कि क्या वो क्या क्वेश्चन पूछ रही है. लैंड लेडी इंक्वायर्स इफ़ यू आर डार्क स्किन्ड और वेरी लाइट. ठीक, तो स्पीकर रिप्लाइज दैट आई एम वेस्ट अफ्रीकन सेपिया. जैसे कि मतलब कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ द पीपल, और उसके पासपोर्ट में भी उसको ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया है. ठीक, तो देयर इज़ अ साइलेंस एज अ लैंड लेडी, एज अ लेडी इमेजिन्स ऑल द पॉसिबल कलर्स जो स्पीकर जिसके बारे में बात कर रहा होता है, ही टेल्स अबाउट द स्पेसिफिक कलर्स ऑल्सो. देन द स्पीकर क्लैरिफाइज दैट हिज फेस इज़ ब्रूनेट बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज़ नॉट. मतलब कि एक लाइट शेड और डार्क शेड,
तो दैट इज इवेंचुअली ब्राउन ओनली. हिज पाम्स एंड सोल ऑफ हिज फीट आर द कलर ऑफ ब्लीच्ड ब्लॉन्ड हेयर. ठीक, तो वो जो थोड़े से लाइट कलर होता है, तो पाम एरिया एंड द सोल एरिया इज लाइटर बट द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज डार्क कलर. Landladies disregards the speaker's critique of racism and simply hangs up the phone call in disgust. So landlady को ये सब चीज़ नहीं समझ में आती है, वो सीधे कॉल को कट कर देती है. ठीक, तो दीज वर द थिंग्स जो इसमें पूरे इस सिनेरियो में होती है. अब इसकी हम लोग थीम्स पढ़ेंगे. टेलीफोन कॉन्वर्सेशन जो है दैट मेनली इज़ ऑन द थीम ऑफ रेसिज्म, द प्रिजुडाइज, कि पर्सन जो है पहले से ही जजमेंट बना करके रखता है कि ये जो अफ्रीका के डार्क स्किन पीपल है, मतलब जो इस पोएम में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग द लैंड लेडी वॉज नॉट हैप्पी टू गिव द रूम ऑन रेंट एंड द एब्सर्डिटी ऑफ रेशियल क्लासिफिकेशन जो उस समय पर होती थी. Poem depicts a conversation between the black African man who is seeking to take rent in a house and a white prejudiced landlady, highlighting the dehumanizing effects of judging individuals based on their skin color. ठीक, उनका कैरेक्टर से उसे मतलब नहीं, उसे स्किन कलर से मतलब है, जो यहाँ पर यूजुअली वी डू नॉट सी इन आवर ओन कंट्री. तो सबसे पहले जो थीम इसमें शो की गई है दैट इज़ रेशियल प्रिजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन. जब आप इस बेसिस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, रेसिस के बेसिस पे, कि व्हाट इज़ योर कास्ट, व्हाट इज़ योर क्रीड, हाउ डार्क, हाउ लाइट आर यू. तो दिस इज़ द फर्स्ट थीम दैट इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. ठीक, इसी के ही ये कोट्स दिए हुए हैं दैट द लेडी आस्क्स द एग्जैक्ट शेड ऑफ द स्पीकर्स स्किन and that reduces a human being to a mere color, exposing the irrational nature of racism where the character doesn't matter. Second theme that is being shown here is absurdity of racism. The speaker uses irony and wit, means वो जिस इतने quick answers दे रहा था, वेरी विटी आंसर्स वो दे रहा था, टू मॉक द लैंड लेडीज इग्नोरेंस. इग्नोरेंस द सेंस कि वो शी वॉज अज्ञात, उसको इतना नहीं पता था. टर्निंग अ टेंस डिस्क्रिमिनेटरी इंटरैक्शन इनटू अ सार्कास्टिक डायलॉग, जहाँ पर वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करता है. देन डी ह्यूमनाइजिंग. द पोएम हाईलाइट्स द रेशियल प्रोफाइलिंग causes shame and reduces a person's dignity. Why? Because the speaker was also feeling sad, upset कि हाँ उसकी जो रेस है या उसके जो मतलब the place he belongs to उसको अच्छा कंसिडर, इन्फीरियर कंसिडर किया जा रहा है. देन कल्चरल क्लैश एंड आइडेंटिटी दैट इज़ बीइंग टेकन अप हियर. इट एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट कल्चर्स एंड एग्जैबरेटेड बाय कोलोनिज्म, जो उस समय पर, उस ज़माने पर चीज़ें होती जा रही थी. फिर सोशल कॉमेंट्री ओवर इट. द poem challenges the reader to examine their own prejudices and highlights the need of social justice, that these things should not happen that has happened in this poem. और ये जो poem है ये conclude करती है with the speaker inviting the landlady to see his color. The eventually end में the speaker asks the landlady to come and see his skin color for herself, reinforcing the idea that such focus on superficial skin tone is absurd. कि ये जो आइडिया ये बहुत बुरा है, मतलब this should not take place at all, this should not take place. ठीक, तो this is what is being told here in this entire conversation between ये सिर्फ एक 1.5 पेज की सिर्फ पोएम है, तो ओनली दैट मच यू हैव टू स्टडी, जिसमें ये सिर्फ यही बताया गया है कि हाँ द लैंड लेडी इज़ आस्किंग फॉर द स्किन कलर, द जो स्पीकर है वो उसको ऐसे रिस्पॉन्ड करता है. देन इज़ द टिथनस. आई वुड सजेस्ट यू कि इसका जो द पोएम दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, क्योंकि उसमें मैंने आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ भी दिखाई हुई हैं, तो आप उससे उस वीडियो को देखो. PDF ऑफ दोज पोइट्री आई हैव सेंड यू ऑन टेलीग्राम. आप वहाँ से एक एक पोइट्री को सर्च कर सकते हो. पोइट्री को, जितनी भी स्टोरीज़ हैं उनको, मैकबेथ के जितने भी एक्ट्स और सीन हैं उनको, उन सबको आप सर्च कर सकते हो. बट पर्सनली आई वुड से कि ये जो पोएम है, क्योंकि थोड़ी सी ये ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस कि पूरे स्टोरी में ओनली ही इज़ क्राइंग कि मुझे आई वॉन्ट डेथ एज अ गिफ्ट, क्योंकि बिकॉज ऑफ द दैट
जो इसने वो ब्लेसिंग मांग ली थी इसकी जो बिलाविड थी उसने, ठीक, अभी आई विल एक्सप्लेन यू दिस, बट आई वुड सजेस्ट यू कि इसको आप उस डॉक्यूमेंट से प्लस जो वीडियो बनाया उससे देखो, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वन लाइन इन दिस। ये थोड़ी सी अलग किस्म की सुंदर सी पोइट्री है, ठीक है। तो टिथनस दैट इज गिवन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इट इज़ अ हॉन्टिंग रीटेलिंग ऑफ अ ग्रीक मिथ, मतलब कि एक स्टोरी की यहाँ पर बात की गई है। दैट इज़ हॉन्टिंग, मतलब कि कोई अगर उसको सुनता है तो थोड़ा सा उसको पेनफुल लगता है। पोएम्स स्पीकर जो है ही इज़ टिथनस हिमसेल्फ, ही इज़ अ लेजेंडरी प्रिंस ऑफ ट्रॉय, ठीक, एंड हु फॉल्स इन लव विद ईओस दैट ऑल्सो नोन एज ऑरोरा। मीन्स ये एक पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर, टिथनस, ही वॉज अ लेजेंडरी प्रिंस ऑफ ट्रॉय, दैट इज़ अ प्लेस, एंड द पर्सन फॉल्स इन लव विद ऑरोरा, जिसको हम ईओस भी बोलते हैं, हु इज़ अ गॉडेस ऑफ डॉन, ठीक, जो सुबह की मॉर्निंग की जो देवी होती है, गॉडेस ऑफ डॉन। देन wanting to be with his lover forever, just because कि she wanted कि वो अपने lover beloved के साथ हमेशा रहे, टिथनस के साथ। टिथनस begs her कि जाओ, मतलब you can please ask, please make him immortal, so that दोनों साथ में रहें, कि मतलब टिथनस को immortal बना दो so that दोनों साथ में रहें। alas but ये दिस इज़ एन इंटरजेक्शन फॉर सैडनेस, बट वो क्या करती है, जब वो ज़्यूस से, ही इज़ गॉड, तो उससे जब वो ये वरदान मांगती है तो उस टाइम पर शी फॉरगेट्स मिस्टेकनली कि उसको तुम इमॉर्टैलिटी तो दे रही हो बट यूथ नहीं दे रही हो। वो मर नहीं सकता है बट इवेंचुअली वो जिंदा रहेगा फॉर एवर, बट ही विल नॉट रिमेन यूथ फॉर एवर, he will not remain young forever. She neglects to make him immortally youthful. When this poem takes place, जब ये poem जब है, मतलब when we talk about Tithonus in this poem, he has grown unspeakably ancient, वो बहुत old हो चुका है, बुढ़ा हो चुका है, longs for the ordinary humble mortal fate he earlier rejected, जो death जिसको वो पहले मना कर रहा था कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नाउ ही इज़ लॉन्गिंग फॉर दैट डेथ, ठीक। देन ग्रीक माइथोलॉजी, द ट्रोजन प्रिंस टिथनस, द बिलवड ऑफ ईओस, द गॉडेस ऑफ डॉन, ठीक, मतलब यहाँ पर उसकी बात की गई है। फिर ईओस ऑन टिथनस डिमांड gave him the gift of immortality, but she did not give him immortal youth. Hence Tithonus' gift turned into a curse as he aged, becoming frail, means he started becoming frail and weak, and but he never died. तो ये पोएम जो है इसी के ऊपर ही है। ऑल थिंग्स हैव एन एंड, वहाँ पर जब ये पोएम स्टार्ट होती है तो वो बोलता है कि वो जितनी भी चीज़ें हैं, इवन वुड्स जो फॉरेस्ट हैं वो भी डीके होते हैं, सबका एक अंत होता है, बट Tithonus has got the gift of immortality that is given by the goddess of dawn. He recalls how goddess Eos chose him for his beauty and regrets that he demanded the gift of immortality. वो बताता है इस पूरे पोएम में कि कैसे गॉडेस ने इसको immortality का गिफ्ट दिया, but now he demands and now he regrets that gift. With the passing of time he has grown and worn out, मतलब अब वो बहुत बुढ़ा हो गया है, but Eos, the girl, the Aurora, the goddess of dawn, she still has that everlasting youth because she is a goddess, ठीक। He asks Eos, that is Aurora, to take back her gift so that he may die like other human beings. He is afraid that Eos does not have the power to take back her gift of immortality. क्यों? क्योंकि एक बार जो वरदान दे दिया जाता है उसको वापस नहीं लिया जाता। गॉड अगर आपको कोई वरदान दे देते हैं, अब वो आपको वापस कभी नहीं, मतलब वो चीज़ कभी वापस नहीं हो सकती, ठीक। तो ही अपील्स टू Eos टू लेट हिम रिटर्न टू अर्थ वेयर ही वुड डाई एंड बी बरीड इन हिज ग्रेव। तो वो पूरी जितने भी पोएम है उसमें वो सिर्फ यही बोलता रहता है कि लेट मी जस्ट गो बैक एंड डाई अ नॉर्मल डेथ लाइक अदर पीपल डू। ओके, then the themes that are being talked about here, that is Tithonus
explores the tragic consequences of immortality without eternal youth. It highlights the theme of painful aging of Tithonus, the necessity of death कि कितनी ज़रूरी है, कोई भी चीज़ जो शुरू हुई है उसको ख़त्म होना कितना ज़रूरी है, the cruel disparity between eternal nature and human mortality. एक eternal nature that is the goddess and एक human mortality that is the basic ending of the human being. The poem, a dramatic monologue जहाँ पर one person is speaking, that one person is Tithonus, emphasizes the endless existence is a curse, contrasting Tithonus' decay with Aurora's eternal beauty. मतलब यहाँ पर दो चीज़ों की बात हुई है, Tithonus का decay because he has grown extremely old, and Aurora's eternal beauty because she has always been beautiful. Okay, now themes. Immortality is here considered as a curse. Why? Because he discovers that living forever without youth is agony, means that is painful. He is trapped in white-haired shadow because he is now has become white-haired and withering away while his lover remains young, means he keeps withering away. जैसे पत्तियाँ झड़ने लगती हैं तो वैसे ही वो भी पूरा he has become dried up, he has become withered, but उसकी जो lover है that has remained beautiful as always. The necessity of death and mortality is very मतलब रिक्वायर्ड वाली चीज़, बिकॉज इवेंचुअली जब आप देखते हो कि कोई भी पर्सन है वो बहुत ओल्ड हो जाता है तो कहते हैं ना कि उस पर्सन का यहाँ इस दुनिया से चले जाना इज़ बेटर, बिकॉज जो बुढ़ापा जो पेन्स देता है दैट इज़ अनबियरेबल बिकॉज द पर्सन इज़ वेरी मच ओल्ड, वो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकता. ठीक, तो here death is a natural, peaceful and necessary conclusion to life, but that was rejected for the desire of something unnatural, endless existence. Okay, then aging and decay, that is again he reflects on his lost vigor, the power, the contrasting his past beauty with his current. He contrasts his past beauty कि वो पहले कैसा दिखता था अब कैसा दिखता है, and that ruined state now because currently he is in a ruined state. Earlier he was very beautiful, he was very handsome, highlighting the relentless destructive nature of time कि समय के साथ हर चीज़ खराब हो जाती है. Then Hebrides and transgression. Tithonus' predicament stems from his prideful wish to transcend mortal limits, means to go beyond that mortal limits was what he asked for, violating the natural order which leads to his eternal punishment just because कि उसने वो nature के खिलाफ ही went, hence he is suffering from this punishment. Then grief and memory, all he has is a lot of grief inside him and a memory of his youth, how beautiful he used to be, how beautiful his beloved has always been. Okay, that it functions as an allegory for the pain of watching the loved one that remain in the state of eternal youth while the speaker continues to age and suffer, mirroring the experience of bereavement, means the so much of pain that is inside him. Then is nature versus man, because obviously अब कुदरत जो डेस्टिनी और कुदरत आपके लिए जो भी उसने डिसाइड किया, अगर आप उसके बियॉन्ड जाते हो then eventually this is going to happen. A sharp contrast is drawn between the renewing eternal cycle of nature, that is the dawn that gets up every morning, and the fragile linear line of life of humans. Tennyson portrays Tithonus as a figure of profound regret, ultimately longing for the release of death. So this is how Tennyson has portrayed Tithonus here. ठीक, पूरी स्टोरी में पूरी पोएम में वो सिर्फ he just longs for his death only. Next poem that we'll go is about Beethoven, where a person is मतलब very much musically very beautiful. He is considered as a genius in his music, but the abusive nature of his father, the perfection seeking father, is what he dislikes. But still the people have always been people used to mock him, but actually
it was his geniusness for which he was always applauded for also. Shane Coysen's poem Beethoven is a powerful spoken word poem and a tribute to the legendary composer's resilience, genius, and tragic life. Why? Because he was not, he, tragic life in the sense ki he was not happy because of the pains he has suffered always, particularly focusing on his struggle with his deafness, because he was deaf also, and जो धीरे धीरे करके डेफ होते जाते हैं, एंड एन अब्यूजिव परफेक्शन सीकिंग फादर. और उसके बाद आफ्टर दिस व्हेन वी एक्सपेक्ट कि हाँ द पर्सन इज़ नॉट एबल टू हेयर, तो द पेरेंट शुड बी वेरी मच sympathizing, but still the father was अगेन तो परफेक्शन सीकिंग फादर था कि नहीं और अच्छे से करो और अच्छे से करो. द पोएम यूजेस विविड इमेजरी एंड रेपिटेशन, जिसमें वो बार बार वर्ड बोलता है लिसन. तो दैट लिसन वर्ड मीन्स कि फिर से उसको सुनो, फिर कि द पोएट इज सीकिंग द रीडर्स अटेंशन कि बीथोवन की म्यूजिक को सुनो. रेपिटेशन टू पोएट्री बीथोवन एज अ फिगर who transformed immense suffering and silence into a magnificent art. ठीक, Beethoven's father, we are talking about the person who is a musician. तो Beethoven's father believed that his son was a genius, so he abused him for not playing his musical notes perfectly. ठीक, तो this is how he was overbearing also, कि वो उस पर थोड़ा सा कह सकते हो काइंड ऑफ वो उसको बार बार बोलते थे अब्यूजिव, मतलब उसको बहुत लव एंड अफेक्शन ही डिड नॉट गेट देयर एट होम. ठीक, द यंग बॉय ग्रू अप इन अ लवलेस फैमिली, जहाँ पर उसको वो लव नहीं मिलता था. ही ट्राइड हिज बेस्ट प्लेइंग द नोट्स, जब भी वो म्यूज़िक बजा रहा होता था, सॉफ्टली स्ट्रांगली, बट स्टिल नथिंग वॉज गुड इनफ फॉर हिज फादर. तो वो हमेशा वो चीज़ बोलते थे, दिस इज़ एज अ कोड दैट नॉट गुड इनफ, हमेशा उसके फादर यही चीज़ बोलते थे अगेन एंड अगेन. तो ही वॉज नॉट हैप्पी कि भाई ही वॉज नॉट अप्रिशिएटेड. बीथोवन लॉस्ट हिज हियरिंग कैपेसिटी एंड कुड नीदर प्रोड्यूस रिदम्स फॉर द सिम्फनीज प्लेइंग इन हिज माइंड नॉर हेयर द ऑडियंसेज अपलॉज. तो बचपन में उसने जितना भी सुना, उसने सिर्फ इतना ही सुना कि नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ. ठीक, बट जैसे ही धीरे धीरे करके ही वेंट इन टू मीन्स ही वेंट यंग, ही ग्रू यंगर, जब वो थोड़ा सा और ओल्ड इनफ हुआ इन द सेंस कि वो बड़ा हुआ, तो उस टाइम पर ना उसके जस्ट बिकॉज कि उसके हियरिंग इश्यूज़ के कारण वो ना ही कोई म्यूज़िक रख बना पाता था अच्छी, क्योंकि वो उसको सुन नहीं पाता था. इट वॉज ओनली द वाइब्रेशंस जिसके कारण पता चलता था कि हाँ ही वॉज वाइब्रेशंस को सेंस करके वो बस म्यूज़िक बनाता था. एंड ना ही जब वो कभी भी प्ले करता था स्टेज पे तो ऑडियंस की क्लैपिंग उसको सुनाई देती थी. बीथोवेंस म्यूज़िक वॉज माइंड ब्लोइंग, मेकिंग द लिसनर्स एडिक्टेड टू हिट. ठीक, ही डिड नॉट बो बिफोर एनी वन but his music, मतलब all that he bow down was only his music. His father's words echoed inside his head when his symphonies were played, कि जब भी, क्योंकि बचपन में उसने वही चीज़ें सुनी थी, नॉट गुड इनफ, नहीं और अच्छा करो और अच्छा करो, तो वो हैप्पी कभी वो हुआ ही नहीं इस चीज़ से, क्योंकि ही फेल्ट लाइक कि अभी भी उसके फादर यही चीज़ बोल रहे होंगे. हिज क्रिटिक्स मॉक्ड हिम, जो भी उसके क्रिटिक्स थे जो सुनते थे और उनको नहीं अच्छा लगता था, वो उसकी हंसी उड़ाते थे, बट वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द डेफ मैन वॉज नथिंग लेस दैन अ जीनियस. बट इवेंचुअली व्हेन ही यूज्ड टू प्ले हिज म्यूजिक, उस टाइम पर वही पीपल, हिज क्रिटिक्स वर द पीपल जो उसको अपलॉड भी करते थे. ठीक, दो बीथोवन वॉज बुलीड कंटिन्यूसली and mocked also, his music bewildered both musicians and composers, but eventually when he used to play the music, उसकी वो म्यूज़िक थी, वो कंपोजर्स, म्यूज़िक कंपोजर्स को, म्यूजिशियंस को भी वो कंफ्यूज कर देती थी कि हाउ अ डेफ पर्सन कैन प्ले सच अ ग्रेट म्यूज़िक. Beethoven proved to be an extraordinary musician who was a part of music and music was a part of him, and he can be best understood by listening to his music. ठीक, कि only we can only understand Beethoven by the way he was playing his music. Then
about his the themes. So first one is abusive childhood that he has got because he had a violent father जो उसको मारते थे कूटते थे, हाईलाइटिंग द ट्रॉमेटिक एनवायरनमेंट जिसमें वो बड़ा हुआ, एंड ही वॉज फोर्स्ड टू अचीव म्यूजिकल परफेक्शन. देयर वॉज डेफनेस एंड रेजिलियंस जिसके कारण Coizin emphasizes how Beethoven continued to compose despite his hearing, with the poet noting his ability to feel the musical vibrations through the floor. ठीक है, बिकॉज जब भी वो सॉन्ग्स बजाए थे तो ही कुड नॉट हेयर दोज म्यूजिक बट ओनली द वाइब्रेशंस जो उसको फ्लोर से मिलते थे, सिर्फ उसी से ही कुड अंडरस्टैंड दैट येस ही इज़ प्लेइंग द म्यूजिक. जीनियस एंड पैशन, ही हैज़ अ ग्रेट passion towards music, and he was considered as a musical madman and genius whose passion was so strong that it transcended the limitations of his physical suffering, that has gone beyond the limitations of his physical suffering. The listen command, every time that command that was given, listen, that acts as a direct instruction to the audience to hear the music and understand the man behind it. ठीक, मतलब कि हम लोग से बोला जाता है एज अ रीडर कि इसको सुनो और अंडरस्टैंड दैट हाउ परफेक्ट, हाउ मैड द पर्सन इज फॉर हिज म्यूजिक. द पोएम फीचर्स अ कॉन्वर्सेशनल ड्रामेटिक टोन typical of slam poetry, aimed at highlighting the emotional depth of the composer's life, कि how emotionally the person has lived his life in a loveless family. The poem serves as a tribute, reminding the audience to understand कि Beethoven's music, one must look past his life story and listen to the emotion in his work. कि हम लोग को ये देखना चाहिए कि how emotionally he has created his beautiful musical work. Okay, then the fourth poem is Small Towns and Rivers. That is a poem by Mamang Dai. Is a reflective poem that shows the contrast between the stagnation and mortality of human existence in small quiet towns and the eternal vibrant flow of nature that is symbolized by a river. Means the एक contrast यहाँ पर show किया गया है between the human nature जो mortal होता है, एक समय बाद ख़त्म हो जाता है, and the immortal nature of the nature, कुदरत, ठीक, जो ताउम्र ऐसी रहेगी. वी आर हेयर, इट हैज़ बीन शोन थ्रू द रिवर्स, द वाइब्रेंट फ्लो ऑफ रिवर्स. सेट इन अरुणाचल प्रदेश, इट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ डेथ, मेमोरी एंड एंड्योरिंग स्पिरिचुअल connection between humanity and the natural world. The poem, the poet says, अब इसी में ही the summary we'll study in very short points. The poet यहाँ पर कहती है the small towns always remind her of death. अब वो कहती है कि स्मॉल टाउन जो है उसको हमेशा डेथ की बात याद दिलाते हैं. हर ओन होम टाउन सराउंडेड बाई ट्रीज एंड डस्ट flying about it, and the howling wind looks the same no matter what the season is. वो कहती है कि this has been shown as a mortality of the nature, कि उसका जो होम टाउन है that is always been surrounded by trees and dust flying here and there, and the howling wind that looks the same, चाहे वो अभी वहाँ पर जाए चाहे वो some years later वहाँ पर जाए. Someone died in her town and the entire town mourned the loss together. Someone met a death and the entire town was mourning over it. Human beings are mortal and the rituals are immortal. Rituals हमेशा चलते जाते हैं. River has a soul, suggesting that nature is living whereas the town is dead. और यहाँ पर ये river एक ऐसा मतलब इसको पोएट कहती है कि उसके पास एक सोल है that says that nature is always been living. भले ही जो town है, the people of this town may come and go, may live or be died, but जो यहाँ का जो river है, it will always be the same, the trees will always remain the same. The river's presence is permanent, but it is always physically moving and gushing forward. Means it keeps on moving, but still it will always remain there.
Childhood, a period of purity of soul and freedom from all worries and anxieties. She is telling about the childhood, that is a period of purity of souls, ठीक, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा चिंता एंजाइटी नहीं होता है. जैसे ही चिल्ड्रन होते हैं, दे ग्रो अप, दे बिकम वरिड अबाउट देयर फ्यूचर, लाइक यू ऑल आर राइट नाउ. एज द सनलाइट रीस्टोर्स द कूल बैम्बू, द सोल टू रीस्टोर्स द ह्यूमन बॉडी. ठीक, और जैसे सनलाइट जो होती है वो कूल बैम्बू को रीस्टोर कर, ठंडे बैम्बू को रीस्टोर कर देती है, वैसे ही जो सोल होती है दैट टू रीस्टोर्स द ह्यूमन बॉडी. द पीपल ऑफ स्मॉल टाउन विश टू लिव पीसफुली एंड हैप्पीली इन देयर आफ्टर लाइफ. एंड जो स्मॉल टाउन्स के जो पीपल होते हैं, दे एक्सपेक्ट कि आफ्टर लाइफ में भी वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली रहें, मतलब कि इफ़ दे डाई दे शुड गो एंड डाई इन द हेवन. Then Mamang Dai's poem, Small Town and River, it explores the contrast, the fleeting, keeping moving, ठीक, fragile nature of human existence. जो समय, जो fleeting समय में समय जो ख़त्म होता जा रहा है, and the mortal towns with the eternal spiritual flow of river. इन दोनों का यहाँ पर contrast दिखाया गया है. the contrast of the, जैसे टाइम होता है फ्लीटिंग चलता जा रहा है, वैसे ही रिवर्स जो चलती जा रही हैं. द फ्रेजाइल नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एक ना एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा. ह्यूमन, वन पर्सन विल कम, वन पर्सन में गो. ठीक, मॉर्टल टाउन्स हैं, और उसका कंपैरिजन किससे किया गया? द इटर्नल एंड द स्पिरिचुअल फ्लो ऑफ रिवर. इट फोकसेस ऑन द थीम ऑफ mortality of whom the human beings, memory, tradition and modernization, and the deep connection between the nature and the human life. ठीक, there is mortality and permanence, that is the life and death. Life that is characterized by the temporary nature of human life, that is characterized by death, dust and wreaths of tuberose. ठीक, that is a flower, that is a kind of plant. Though in contrast, the river is a symbol of immortality, endurance and the cyclical nature of existence, जिसकी यहाँ पर बात की गई है कि उसको ये सारे टर्म से यूज़ किया गया. Then is nature, that is considered as a spiritual force, is personified as a soul having knowing the landscape and being living entity, means the river. यहाँ पर उसको पर्सोनिफाई किया गया. दैट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड फॉर द ह्यूमन क्वालिटीज़. किसी नॉन लिविंग बीइंग को जब आप ह्यूमन क्वालिटीज़ दे देते हो, नाम दे देते हो, ठीक, तो जैसे बोलोगे द मून इज़ डांसिंग, तो द मून इज़ पर्सोनिफाइड एज अ ह्यूमन बीइंग. सिमिलरली यहाँ पर रिवर इज़ पर्सोनिफाइड एज अ ह्यूमन बीइंग, जिसको वी आर सेइंग दैट नोइंग द लैंडस्केप एंड बीइंग अ लिविंग एंटिटी, वो रिवर. इट रिप्रेजेंट्स a powerful force that provides comfort and continuity, unlike the human life that is not at all permanent. Memory and transition, the poem emphasizes the importance of rituals and cultural memory, जो हमेशा से ही the funeral ceremony that has always been taking place, connecting the community to the ancestors. The river acts as a repository of these memories, a deposit of these memories, and conduit for the spiritual journey, because all these things we, जितना भी funeral ceremony होती है उसमें river का भी एक part होता है. ठीक, the loss of tradition means अब people are moving towards more of modern developments, that is upon the natural landscape and threatening traditional ways of life. जो हम लोग पहले जिस तरीके से जीवन जीते थे, उस चीज़ को, वो चीज़ें अब हटती जा रही हैं, एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन. द डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, द पोएम juxtaposes the grief and the uncertainty of human life with the calming constant presence of river. यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जब हम juxtaposes, मतलब जब हम दो चीज़ों को, दो कंट्रास्टिंग चीज़ों को साथ में रखते हैं, जैसे कि यू कैन टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग डेड. ठीक, तो ये दो कंट्रास्टिंग वर्ड्स हैं जिनको हमने साथ में रखा हुआ है. ठीक है, नॉइजी साइलेंस. ठीक, तो यहाँ पर द ग्रीफ एंड द अनसर्टेनिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को हम लोग कंट्रास्ट में रख रहे हैं विद द कामिंग कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ रिवर. जो
एक जगह पर ठहरी हुई है, रुकी हुई है. रिवर मीन्स इट इज़ फ्लोइंग बट स्टिल इट इज़ देयर, एंड द ह्यूमन लाइफ दैट इज़ अनसर्टेन. The poem ultimately suggests a spiritual harmony that can be found by embracing the eternal cycle of nature despite the inevitability of death. जहाँ पर the poet says कि now eventually the people feel like कि आफ्टर लाइफ में जब जो ह्यूमन वर्ल्ड है नेचर से कंबाइन होता है, उस टाइम पर आफ्टर लाइफ में वी होप दैट द पीपल विल लिव पीसफुली. Okay, happily and peacefully. Then next is Death Be Not Proud, जो last year it was not even visible in the entire paper, previous year paper. ठीक, तो Death Be Not Proud by John Donne. अच्छा, प्रीवियस ईयर पेपर की इफ़ आई टॉक अबाउट, तो हमने पेपर एनालिसिस बनाया था इंग्लिश लैंग्वेज का भी और इंग्लिश लिटरेचर का भी. लिटरेचर पेपर जो है दैट इज़ द पेपर एनालिसिस, उसका द वीडियो इज़ देयर ऑन द प्ले लिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ISC इंग्लिश लिटरेचर. प्लीज़ सी दैट वीडियो, क्योंकि उसमें आपके सॉल्यूशंस गिवन हैं, वो भी इसमें गिवन है कि व्हाट मिस्टेक्स यू आर नॉट सपोज टू डू. ठीक, तो प्लीज़ उसको भी देख लेना. देन नेक्स्ट इज डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन इज़ अ 14-line मेटाफिजिकल पोएम, जहाँ पर यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड द लाइफ. This is also known as Sonnet 10, Holy Sonnet 10. Sonnet means a 14-line poem that has a fixed verse. ठीक, it is challenging its power, death की power, and portraying it as a weak, subservient and temporary state rather than a fearsome end. मतलब death is not the thing जिससे हम लोग को डर लगे. डेथ शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट सेल्फ कि हम बहुत ज़्यादा कोई डरावनी चीज़ है. इट इज़ जस्ट अ वीक, सबसर्वियंट एंड अ टेम्पररी स्टेट जिसके थ्रू हम लोग आफ्टर लाइफ में जाते हैं. इट वॉज रिटन अराउंड 1609 और 10. इट सर्व्स एज अ ट्रायम्फेंट डेक्लेरेशन ऑफ क्रिश्चियन फेथ इन द आफ्टर लाइफ, कि द क्रिश्चियन हु आर मोर बिलीविंग इन टू आफ्टर लाइफ एंड आर्ग्यूइंग कि डेथ इज़ मेयरली अ शॉर्ट स्लीप बिफोर इटर्नल लाइफ. ठीक, द पोएम directly addresses a personified death, means again death is personified as a person. जैसे why personified, because यहाँ पर जो आप इसका टाइटल पढ़ोगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है डेथ बी नॉट प्राउड. प्राउड कौन होगा? ह्यूमन बींग्स प्राउड होते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पर डेथ को बोला गया यू शुड नॉट बी एरोगेंट और प्राउड ऑफ योर सेल्फ. द स्पीकर कंपेयर्स डेथ टू द रेस्ट एंड द स्लीप and anticipates कि death to be even more pleasurable than these activities, कि to rest or sleep is just death, and इन सबसे ज़्यादा जो enjoyable activity होती है वो it is death itself. It is not free, it is controlled by fate. मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी किसी के भी ऊपर आ जाएगी. It is controlled by fate, luck, kings and even desperate men. It has nothing, it is but nothing but mere sleep. बहुत बड़ी सी पोएम नहीं, छोटी सी थी, जिसमें it is mentioned कि death is nothing but just a mere sleep before the people earthly lives, और उनकी जो eternal after life है. मतलब अगर ये उनकी earthly life है और ये उनकी after life है, तो जो बीच का bridge है that is this death. ठीक, एंड दैट इज़ जस्ट अ मेयर स्लीप. जब हम सो जाते तो हम सीधे कहाँ उठते हैं? ऊपर आसमान में. इन द एंड डेथ, इट इज़ डेथ विच इट सेल्फ डाइज. ओके, तो यहाँ पर बस इतना बोला गया कि पोएट इज़ जस्ट रिक्वेस्टिंग कि डेथ यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. देन the poet primarily argues that death is not a formidable force, जिसको हम मतलब बहुत ज़्यादा कोई बहुत strong force नहीं है. It is just a weak, temporary and ultimately conquered transition to eternal life. Key themes that have been used here is powerlessness of death, the triumph of the soul over mortality, the assurance of immortality, कि somewhere तो we are going to go in the afterlife, that define the fearless attitude towards the afterlife. ठीक, the powerlessness of death, that death is considered as death's reputation as mighty and dreadful.
तो ये जो पीपल कंसिडर करते हैं कि इट इज़ वेरी पावरफुल एंड इट इज़ वेरी ड्रेडफुल, जिससे हम डरें, नो, इट इज़ एक्चुअली अ स्लेव टू फेट, टू चांस, टू किंग्स एंड टू डेस्परेट मैन. ठीक, मतलब उनके लिए ये एक सर्वेंट के फॉर्म में है. डेथ इज़ अ टेम्पररी ट्रांजिशन, इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट स्लीप, that is a brief rest to the body and to the bones before the soul awakens to eternity. It is the immortality of the soul. The poem highlights that death cannot truly kill the speaker or anyone else, rather it serves as a soul's delivery to the higher state of being. कि डेथ कैनॉट किल एनीवन, वो सिर्फ हमारी आत्मा को लेकर के सम इटर्नल प्लेस पे जा रही होती है. And defiance and mockery of death means we do not consider it as a very proud or mighty thing. ठीक, the speaker takes a bold mocking tone when it reduces death from a terrifying figure to a pitiful state that is very poor and that is doomed to die itself. So death is not making us die, death itself dies. Then Christian resurrection and victory. Based on Christian doctrine, the final line that says that, and death shall be no more. Death, thou shalt die, because you are eventually going to die yourself. That underscores the ultimate victory of life. जो ये बताता है कि eventually what is winning is victory of life, and death itself ceases to exist. क्योंकि वहाँ पर ऐसे समझो, person is living here also, there is a life here also and there is a afterlife here also. तो दोनों ही केसेस में who is winning? life is winning. death क्या है? वो सिर्फ एक short sleep है यहाँ के लिए. ठीक, तो here also life is winning, here also life is winning. death itself dies here. ठीक, ये यहाँ पर बताया गया है. फिर की कॉन्सेप्ट इसी के बारे में बात की गई है ऑफ दिस पोएम ओनली. तो इट हैज़ बीन टोल्ड हेयर दैट पुअर डेथ, द स्पीकर refers here to death as considering it as a very pity, mocking the lack of its real power, which power it does not have also. Take one short sleep, it is a metaphor of a brief non-final nature of dying soul's deliveries. Death is viewed as a messenger or the agent that frees the soul from the body, that takes out the soul from the body and it let us go to the eternal life. The poem's overarching message is the टू डिवैल्यू डेथ्स पावर. मतलब हम लोग को जो मैसेज इससे मिलता है वो ये मिलता है कि हम लोग को डेथ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए. इट इज़ जस्ट अ फियरलेस faithful perspective on human mortality. ठीक, means we should be fearless, we should be faithful of human mortality, that life, whatever life we have got, we should be happy of it, and death is not the thing we should keep afraid of. Okay, so it is done till here. Rest MCQs of this, the reason based questions of this, all these we'll be doing today, tomorrow. Keep preparing. Best wishes. Thank you.